साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों कई बार ऐसा होता है कि दो लोग एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन में हैं और डिस्प्यूट क्रिएट होने पर एक पार्टी कोर्ट में जाती है। उसका कहना ये होता है कि जी मेरे साथ तो बहुत बड़ी चीटिंग हो गई है, मेरे पैसे खा लिए गए हैं और मेरे विरुद्ध एक फॉल्स डिमांड जो है दिखाई गई है, मैंने नोटिस भी दे दिया, उसके बावजूद भी अपोजिट पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। और अक्सर सेक्शन 420 या सेक्शन 406 या फॉर्जरी सेक्शंस को जो है इम्पोज किया जाता है और कोर्ट को कन्विंस किया जाता है कि कार्रवाई की जाए और एक कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को उनके सही अंजाम पर पहुंचाया जा सके। तो मेरा कहना यह कि सही अंजाम में वो पहुंचे या ना पहुंचे, पहले परिवादी ये अश्योर कर ले कि उसका केस विद द प्रिव्यू ऑफ लॉ है या नहीं है। देखो, इमोशन से केस नहीं लड़े जाते, चाहे वो आईपीसी की हो, चाहे मैट्रिमोनियल की हो, चाहे एंटी करप्शन की हो, चाहे अदर लिटिगेशंस हो। एक स्ट्रॉन्ग केस, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए जो कि कानूनी रूप से कह सके कि यू आर द वायलेटर एंड यू आर द गिल्टी, एंड हम गिल्ट की हाइपोथेसिस को भी यहाँ पर जो है ड्रॉ करवा सकें। बट जब फाइल पे कुछ है ही नहीं और आपके बीच सिविल डिस्प्यूट है, सिविल ट्रांजैक्शन है, तो जाओ ना भाई, सिविल कोर्ट इज वेटिंग फॉर यू। व्हाई यू आर नॉट विलिंग टू पे द कोर्ट फीस? क्यों आप एक क्रिमिनल लिटिगेशन करके कोर्ट फीस बचा के कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करना चाहते हो? और ऐसे ही एक मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इंटरव्यून करते हुए कह दिया कि कमर्शियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ट्रांजैक्शन या सिविल डिस्प्यूट जो है किसी भी रूप में क्रिमिनल लिटिगेशन के प्रीव्यू में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे लिटिगेशन के लिए रेमेडी कमर्शियल कोर्ट या सिविल कोर्ट में है। पूरा मामला क्या है ये हम समझेंगे। ये मामला हमारे अधिकारों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए हमारे विरुद्ध फौजदारी केस दायर करते हैं और ये कहते हैं कि ये चीटर हैं, इन्होंने गबन किया है, इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। अरे भैया, कठोर कानूनी कार्रवाई तब होगी जब मैंने कोई अपराध किया होगा। अगर सिविल रेमेडी है तो आप जाओ, अगर उधार या बकाया बनता है तो रिकवर हो जाएगा। घबराते क्यों हो? क्यों पुलिस फोर्स को और क्यों कोर्ट की एक प्रक्रिया को आप दुरुपयोग में लेकर किसी व्यक्ति की लाइफ और लिबर्टी से खेलना चाहते हो? मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूं और सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ के जो है खिलाफ है। और ऐसे ही मानसिकता पर प्रहार किया है रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखते हुए कि ऐसे ट्रांजैक्शन के संबंध में क्रिमिनल लिटिगेशन या प्रोसीडिंग लाए नहीं करेगी। गॉट द पॉइंट ना? समझ गए? चलिए आगे। साथियों नोट कीजिए केस का नाम। केस का नाम है दीपक गाबा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और जजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पढ़ना है ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर, जिसमें यह लिखा गया कि कंसर्न अपीलेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में आए, उनका यह कहना है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने जो प्रसंज्ञान लिया उसके विरुद्ध हम हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत जो याचिका थी उसको निरस्त कर दिया, उसे खारिज कर दिया और कोई भी रेमेडी देने से जो है मना कर दिया। साथियों यहां पर उन्होंने सबसे पहले कोर्ट को एड्रेस किया द ऑपरेटिंग पैराग्राफ ऑफ द जजमेंट पास बाय द कंसर्न ट्रायल कोर्ट व्हाइल टेकिंग द कॉग्निजेंस अगेंस्ट द कंसर्न अक्यूज्ड। कोर्ट का कहना क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड बाय द बेयर पेरूजल of the statement of the complainant a case is made out against the accused person। Got the point ना? तो कोर्ट ने जोर दिया है स्टेटमेंट पे, जो कि है ऑक्यूलर बयान, सेक्शन 59 और सेक्शन 60 इंडियन एविडेंस एक्ट हमें यहाँ पढ़ना है। और दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वहां पर प्रोटोकॉल लागू होंगे धारा 62 और धारा 64 इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो हमें देखने। और कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में जो है केस माना है और समन्स जो है जारी कर दिए। सबसे मजे की बात कि जो परिवाद दायर हुआ उसमें से 2 लोग तो बाय पोस्ट जो है मुलजिम बना दिए गए और 2 लोग के जो है सिर्फ नाम लिख दिए गए। बट प्राइमरी की इज दैट कि जब मैटर कंपनी का आएगा तो कंपनी पिक्चर में यहाँ पर होनी चाहिए थी, जो पिक्चर में थी ही नहीं। सबसे बड़ा मेजर लकूना जो है इस केस में ये रह गया। साथियों कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा कि जो ट्रायल कोर्ट का आदेश है उसमें एक चीज़ स्पेसिफिक निकल के आती है कि द मैनेजर एंड चीफ मैनेजर ऑफ द कंसर्न कंपनी दैट इज JIPL हैव नॉट बीन नेम्ड एंड आइडेंटिफाइड इन द कंप्लेंट इवन दो दे आर कंपेल्ड टू फेस द ट्रायल अंडर सेक्शन 406 ऑफ द IPC। कितनी शर्म की बात है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को देखा तक नहीं। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कोर्ट को लगा कि बाय पोस्ट जो है पार्टी बना दिया। बट जिनको पार्टी बनाना है, जिन पर आरोप है, जिन्होंने गबन किया है, जिन्होंने चीट किया है, वो लोग कहाँ पर हैं? क्या कंपनी को जेल भेजोगे? आंसर इज नो। क्या आप किसी पोस्ट को जेल भेजोगे? आंसर इज नो। जेल किसको भेजोगे? व्यक्ति को। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि 405 या 406 या 420 IPC का लिटिगेशन है, तो उसमें पार्टीज किसको बनाया है कंप्लेंट में, इसको भी हमें देखते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ JIPL और कंसर्न कंप्लेनेंट के अंदर, और उसके अगेंस्ट जो है कुछ सिक्योरिटी चेक्स दिए कंसर्न
कंप्लेनेंट के द्वारा। ये चेक जो है जब बैंक में पेश किए गए तो ये चेक जो है वो बाउंस हो गए। अल्टीमेटली इनको जो है नोटिस की कार्रवाई करनी पड़ी, पर नोटिस जो है वो सर्व नहीं हो पाए, और ये एक एडमिटेड फैक्ट है। इन द मीनवाइल इन्होंने कंप्लेंट पेश कर दी कि हमारे पार्ट पे कोई रिकवरीज नहीं है। रिकवरीज दिखाकर हमारे विरुद्ध जो है एक फेक काउंटर क्लेम जो है वो तैयार किया गया है, एंड अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसीडिंग्स में हमें चीट किया गया है। फॉर्स डॉक्यूमेंट जो है तैयार किए गए और गबन जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स का किया गया। तो कोर्ट ने फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए इनिशियल स्टेज पर केवल और केवल 406 आईपीसी के तहत जो है प्रसंज्ञान लेते हुए नोटिस जो है जारी कर दिए। पर कोर्ट ने चीटिंग का या फॉर्जरी का या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का गिल्टी जो है कंसर्न अक्यूज को नहीं माना। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में क्या लिखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। The private complaint filed by the concerned complainant had invoked section 406, 420, 471, 120B of the IPC. However, by the order dated, the court has issued summon only up to the extent of section 406 of the IPC. And it is pertinent to mention here that the records in the brief, the assertion in the complaint to hold that the respondent number 2 complainant had shown that a false demand of rupees 6,37,252 has been raised by JIPL, which demand is not due in term of the statement made by the concerned accused person, and the order stated that the complaint had filed the photocopy of one email as per document, but the narration and the content of the email is not adverted to, and inter alia in the private complaint the magistrate can issue summons when the evidence produced at the pre-summoning stage shows that there is sufficient ground against the accused person, not on mere hypothesis, not on mere averment he could proceed further। तो यहाँ पर कोर्ट ने गलतियां बताई हैं ट्रायल कोर्ट की भी, कि अगर आप लोग प्रोसीड कर रहे हो तो सबसे पहले देखो कि व्हाट इज द केस अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, ऑन मियर हाइपोथेसिस यू कुड नॉट प्रोसीड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी कंप्लेंट में कोर्ट ने सिर्फ गबन मान लिया, कोर्ट ने चीटिंग नहीं माना, कोर्ट ने फॉर्जरी नहीं मानी, और कोर्ट ने कॉन्स्पिरेसी नहीं मानी। हैरानी की बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर कोर्ट ने इन्वोक किया है सेक्शन 406 को, पर 406 है क्या? 406 आईपीसी को जो है डिफाइन किया गया है डिफाइनिंग क्लॉज के रूप में सेक्शन 405 आईपीसी के अंदर, और ये सेक्शन कहता है कि when the accused was interested with the property or having any dominion on the property has dishonestly misappropriated the same or convert the same to his own use, in that scenario he would be liable as per law, but the primary key is that कि उसकी ऐसी इंटेंशन होनी चाहिए। वो इंटेंशन कैसी है? या तो वो डिसऑनेस्ट हो या वो फ्रॉडुलेंट हो, और उसने अपने इस मेंसरिया का उपयोग करते हुए, एक्ट करते हुए कंसर्न प्रॉपर्टी जिस पर उसका डोमिनियन है या उसका होल्ड है उसे जो है गबन कर लिया हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाके उसको जो है डिस्चार्ज कर लिया हो, जबकि ऐसे सिनेरियो यहां पर फाइल पे थे ही नहीं। तो कुल मिला के कोर्ट ने अपने जजमेंट के पैरा नंबर 14 में यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वुड इंटर एलिया मीन यूजिंग और डिस्पोजिंग द प्रॉपर्टी बाय द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड with or otherwise has dominion. Such an act must not only be done dishonestly but also in the violation of any direction of law or any contract either express or implied relating to the said trust and transaction. So कोर्ट ने बोला कि अगर इस केस को देखें तो यहाँ पर कोई भी इंग्रेडिएंट जो है 405 आईपीसी के नहीं है, और ना ही जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करते हुए कोई भी वर्कआउट जो है यहाँ पर किया गया है। साथियों, कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि अगर कोई ड्यू भी है तो उसके लिए रेमेडीज हैं अलग कोर्ट में जाके, बट इसका अभिप्राय ये नहीं है कि a mere wrong, a mere demand, a mere claim would meet the requirement of section 405 of the IPC। ऐसी एविडेंस होनी चाहिए कि डिसऑनेस्टली इंटेंशन दी, उसको रखते हुए मिसअप्रोप्रिएशन किया गया या कन्वर्जन किया गया या डिस्पोजल किया गया, और ऐसा डिस्पोजल लीगल गाइडलाइंस, सेटेड लॉ या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के जो है अगेंस्ट है। पर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को हम सेक्शन 406 आईपीसी के तहत अलाउ नहीं कर सकते। साथियों, यहां पर 420 आईपीसी के लिए भी कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 420 या चीटिंग लिख देना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। चीटिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देयर मस्ट बी अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू डिसीव। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है डिसीव करने के लिए तो किसी भी रूप में जो है सेक्शन 420 आईपीसी भी नहीं बनेगा। कोर्ट ने यहां पर कोट किया मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार को, ये बेसिक लॉ है। उसमें ऑब्जर्व किया गया कि फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग देयर शुड नॉट बी अ मियर चीटिंग। The key point is that the accused, while acting dishonestly, while acting deliberately, inter alia deceived and induces a person so deceived to alter, to part with any property that is a valuable security or that may be converted into a valuable security. In that scenario, if the said practice या said protocol जो है अकर होता है तो उस scenario में जो है ऑफेंस मेड आउट होगा, अदरवाइज मेड आउट ही नहीं होगा।
कोर्ट ने कहा कि सेक्शन ना तो 420 के एलिमेंट यहाँ पर है और ना ही सेक्शन 406 आईपीसी के एलिमेंट यहाँ पर है। अगर दोनों के बीच डिस्प्यूट है तो वो सिविल डिस्प्यूट है और सिविल डिस्प्यूट को किसी भी रूप में हम क्रिमिनल लिटिगेशन में सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इवन दो यहाँ पर फॉर्जरी भी जो है अट्रैक्ट नहीं होता है, इवन दो यहाँ पर मिसएप्रोप्रिएशन भी अट्रैक्ट नहीं होता है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि We are of the opinion that the assertion made in the complaint and pre-summoning evidence led by the concerned complainant, it failed to establish the any offense of cheating, the misappropriation and the forgery। तो कोर्ट ने नंबर ऑफ केसेस का हवाला देते हुए यहाँ लिखा कि वेस्टिडियस कंप्लेंट्स को, लिटिगेशंस को हम अलाउड नहीं कर सकते। द कोर्ट वाइल लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज हैज स्पेसिफाइड दैट कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लैक कर रहे हैं, यहाँ पर मिसिंग है और कोई भी ऐसी स्पेसिफिकेशन नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि मामला जो है मेड आउट होता है। केवल हम सरमाइसिस या कंजक्टर पे कोई मामला जो है अलाउड नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने लिखा है कि लुकिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज इट इज अ फिट केस द कोर्ट शुड एक्सरसाइज द पावर एंड लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, कोर्ट ने कंप्लेंट को जो है खारिज करने के ऑर्डर प्रदान किए। तो साथियों मोटी मोटी बात है कि जब भी हमारे विरुद्ध क्रिमिनल लिटिगेशन होते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। सबसे पहले उसका नेचर देखो, उसका फाइबर देखो, उसका स्ट्रक्चर देखो। अगर एक सिविल डिस्प्यूट को कन्वर्ट किया गया, जैसे उधार का मामला है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं, सिविल ट्रांजेक्शंस हैं, तो वहाँ पर किसी भी रूप में 420 आईपीसी या 406 आईपीसी लगेगी नहीं, क्योंकि इनके लिए रेमेडी, इनके लिए प्लेटफॉर्म अलग से हैं। जब अलग से प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर आप प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए किसी को जो है हैरेस नहीं कर सकते। अक्सर चाहते क्या है परिवादी कि उनका कोर्ट फीस बच जाए, कौन इतना लंबे लिटिगेशन में बढ़े। ये करते क्या, कोर्ट में जाते हैं, इस तरह से पेश करते हैं, कोर्ट से ऑर्डर करा लेते हैं और इनका मकसद क्या है कि पुलिस को बीच में डाल के या क्रिमिनल लिटिगेशंस को बीच में डाल के प्रक्रिया को थोड़ा स्ट्रांग बना के रिकवरी जो है फास्ट कर लेंगे, जबकि ऐसा परमिसेबल नहीं है। अगर रेमेडी सिविल कानून में है तो उसको आप एक्सरसाइज कीजिए और अगर वहां पर रेमेडी नहीं है तो और कोई स्पेशल कानून है तो उसमें एक्सरसाइज कीजिए। बट आप अपने एजेंडा को सेटिस्फाई करने के लिए क्रिमिनल प्रक्रिया का दुरुपयोग करके किसी इनोसेंट को हैरेस नहीं कर सकते, खासकर तब जब ट्रांजेक्शन सिविल है या कमर्शियल ट्रांजेक्शन है। तो साथियों अपने अधिकारों को पहचानें, लड़ें और अपने राइट्स को इन्फोर्स करें। अगर ऐसी ही समस्या से आप गुजर रहे हैं तो सबसे पहले एक ज्ञापन सौंप दें पुलिस को। ये मेरा एक्सपीरियंस है कई केसों में, आपको मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। ये इसलिए हम करते हैं कि बेसिकली इन्वेस्टिगेशन जो है केस का होता है स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ही डिफेक्टिव कर दिया तो बचेगा क्या। तो आप सारे लॉ पॉइंट, आप सारे फैक्ट्स, डिफेंस सब खोल दो इस इनिशियल स्टेज के ऊपर, उनको बोलो जांच करो, इसके ऊपर इस लाइट में जांच करो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या रखा भाई, जब सिविल डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, आपको जांच ही नहीं करनी है, आपको उन इस्तगासों को, उन एफआईआर को क्लोज करना है, तो क्यों कंटिन्यू कर रहे हो उनको। फिर भी वो नहीं मानते, इनको नोटिस दो कंटेम्प्ट के, सीधे सुप्रीम कोर्ट ले जाके इनको कंटेम्प्ट कोर्ट में जो है पार्टी बना दो। कहने की बात यह है कि हम लोग डरते हैं, हम लोग बोलते हैं जी कौन करे, तो इसका फायदा जो है ये लोग उठाते हैं। एजेंसी फायदा तब उठाएगी या प्रोसिक्यूशन फायदा तब उठाएगा जब आप खामोश हो। आप लड़ना शुरू हुए, ये भाग जाएंगे दुम दबा के। इनमें दम नहीं है, केवल दिखता दम है क्योंकि लॉ के साथ है, पर मैं आपके साथ हूं। लड़ो और टेक्निकल जो है फाइट करो, निश्चित तौर पे जो है हम निकल जाएंगे, हमें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो साथियों अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, मोटिवेट किया, बूस्टअप किया, तो अपने अधिकारों को पहचानो, लड़ो। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।